मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है इस देश में। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। अगर आप मोटे हो तो आपको लीगल ट्रबल फेस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब फैक्ट है जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि जापान में ग्रीन सिग्नल के बदले होता है ब्लू सिग्नल लाइट। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? असल में जापान की हिस्ट्री में बहुत पहले नीले और हरे रंग के लिए एक ही शब्द था, आओ। यस। और फिर जब समय के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैफिक रूल्स लागू हुए तो जापान ने भी सबकी तरह ग्रीन लाइट ही यूज की थी, पर वहाँ की भाषाओं में आओ कहते थे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने गजब का जुगाड़ लगाया। उन्होंने हरी बत्ती में नीला शेड मिक्स कर दिया। जो आप ब्लू लाइट देखते हो एक्चुअली ब्लू नहीं है, उसमें ग्रीन कलर की शेड मिक्स है। तो जिससे वो ब्लू बन गया और लोगों को समझ में भी आने लगी ब्लू का मतलब है गो। तो इससे इंटरनेशनल रूल्स भी नहीं टूटे और लोगों को अपनी भाषा भी बदलनी नहीं पड़ी। क्यों? हाँ ना जी। अगर आपको जापान में सबसे बेहतरीन आर्ट देखना है तो आपको कोई म्यूजियम जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना पड़ेगा रोड के पास। जी हाँ, जापान में 90% से भी ज्यादा मैनहोल कवर कोई आम लोहे के नहीं होते। असल में वो हैंड पेंट किए गए होते हैं, एक शानदार मास्टरपीस। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? 1980 में जब सरकार को अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम को मॉडर्नाइज करना था, पर लोग वहां के इस भारी खर्च के खिलाफ थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया, हर एरिया को खुद के मैनहोल कवर डिजाइन करने दिए। और इससे क्या हुआ, जापान में 12,000 से भी ज्यादा अनोखे डिजाइन जो एक बोरिंग से नाले के ढक्कन को एकदम आर्ट पीस बना देते हैं। जहां हर कहीं आपकी पर्सनैलिटी जानने के लिए लोग आपसे आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि राशि पूछते हैं, लेकिन जापान के लोग ऐसे नहीं होते हैं। जी हाँ, वो लोग आपसे पूछते हैं आपका ब्लड ग्रुप। यस, जापान की एक गहरी मान्यता है जिसे कहते हैं केत्सुकी गाता। इसके अनुसार आपका ब्लड ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी तय करता है। ए टाइप वालों को परफेक्शनिस्ट माना जाता है, ओ वालों को नीडर लीडर। और ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, इसका असर असली जिंदगी पर भी पड़ता है। कंपनियां नौकरी के इंटरव्यू में आपका ब्लड ग्रुप पूछती है, डेटिंग एप्स पर लोग आपका ब्लड ग्रुप पूछते हैं, यहाँ तक कि ओलंपिक एथलीट की ट्रेनिंग भी उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है। क्या आपको पहले पता था? अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है वीडियो में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे है अभी 177 सब्सक्राइबर और मैं टारगेट रखता हूँ 1000 के। प्लीज ये मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए। और तब तक हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। दुनिया के ज्यादातर देशों में वेटर को टिप देना एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है, खासकर टोक्यो में। अगर आप वेटर को टिप देते हैं तो वो आपसे टिप नहीं लेंगे। अगर आप देंगे भी जबरदस्ती तो आपको आके रिटर्न कर देंगे। जापान में टिप देना गैर कानूनी नहीं है, असल में एक तरीके का अपमान माना जाता है। मेनू में जो कीमत लिखी है आपको सिर्फ उतना ही देना है। जापानी संस्कृति गिरी पर चलती है। किसी का एक्स्ट्रा पैसे देने का मतलब है कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं या अपने एहसाने तले दबा रहे हैं। उनके लिए अपना काम पूरी शिद्दत से करना गर्व की बात है। चंद एक्स्ट्रा सिक्के के मोहताज नहीं है वो लोग। क्या आपको ये पता था? तो चलते हैं हमारे अगले फैक्ट पे। जापान में हर 30 लोगों पे एक वेंडिंग मशीन है, यानी कि पूरे देश में 40 लाख से भी ज्यादा मशीनें चल रही है दिन रात। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? असल में इतनी सारी वेंडिंग मशीन होने का रीजन ये है कि जापान में ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं। तो कभी भूकंप आया तो लोगों को रिलीफ के लिए तो ये मशीनें अपने आप अनलॉक हो जाती है, जिससे सबको खाना पानी फ्री में मिल सकता है। और इसमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कॉफी ये सब नहीं, बल्कि इसमें छतरिया, कंबल, यहाँ तक कि मछली का सूप तक होता है। ये एक तरीके से मिनी रिलीफ कैंप है। क्या लगता है, ऐसी मशीनें हर जगह होनी चाहिए दुनिया में कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पे। जापान में 1% ही क्रिश्चियन है, फिर भी वहाँ क्रिसमस बनाने का तरीका दुनिया में सबसे अनोखा है। वो कोई केक नहीं काटते, वो सीधा केएफसी जाते हैं। ये 1974 की एक ब्रिलियंट मार्केटिंग कैंपेन का नतीजा है। ये कैंपेन इतना बड़ा हिट हुआ था कि आज जापान के परिवारों के लिए क्रिसमस की शाम केएफसी का फ्राइड चिकन खाना एक परंपरा की तरह बन गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन क्रिसमस पर केएफसी की फैमिली बकेट के लिए लोगों को हफ्ते भर पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। तो फिर आपको ये क्या फैक्ट पता था
KFC से रिलेटेड और जापान का? अगर नहीं तो फिर चलते हैं हमारे अगले फैक्ट पे, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सभी ने तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि जापान के लोग कितने सीधे साधे और कितना अच्छा सिविक सेंस है उनका। ये सिविक सेंस और इनकी अच्छा बिहेवियर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी आ गई है। नारा पार्क में जाइए, जहाँ पे 1200 से भी ज्यादा जंगली हिरन है, खुले आम घूमते हैं। वो कोई आम हिरन नहीं है, अगर आप उनके सामने झुककर सम्मान देते हैं तो वो भी आपको वापस सिर झुका के नमस्ते करेंगे। ये वो ऐसे इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंसान झुकता है वो इन्हें खाने के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ तो देगा। लेकिन पीढ़ियों से इंसानों के साथ रहते रहते इन जंगली जानवरों ने भी जापान की एथिक्स यानी कि जापान के अच्छे बिहेवियर को पूरी तरीके से अपने डीएनए में बसा लिया है। घर में जूते उतारने का नियम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा और आप भी अपने घर में जूते उतार के ही घुसते होंगे। जापान में भी एक ऐसा ही नियम है, लेकिन थोड़े अलग लेवल पे। यहाँ सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं, ये एक मनोविज्ञान बाउंड्री है। बाहर की दुनिया को सोतो यानी कि अशुद्ध और घर के अंदर की दुनिया को ऊंची यानी कि पवित्र माना जाता है। घर का एंट्री गेट बाकी फर्श से थोड़ा सा नीचे होता है ताकि अशुद्धता अंदर ना आए। ये नियम पब्लिक जगहों पर भी लागू होता है, स्कूलों पर, क्लिनिकों पर, यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल ऑफिसों में भी आपको अपने जूते उतार कर एक ऐसी दिखने वाली चप्पल जिसे कहते हैं उवाबाकी पहननी पड़ती है और बाथरूम के लिए अलग से टॉयलेट स्लीपर रखी होती है। तो क्या आपको ये पता था? अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हम चलते हैं अगली वीडियो पे, अगले फैक्ट पे। अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां आप आवाज करके खाते हैं तो लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे कि ये कौन आ गया है यहाँ पे। लेकिन अगर जापान नूडल शॉप में जाते हैं और वहां शांति से खाएंगे, इसका मतलब है कि आपको खाना बकवास लगा। और वहीं आप उसके नूडल या उडोन को ऐसा स्लर्प करते करते, आवाज करते करते खाएंगे फुल फीलिंग के साथ एकदम अच्छे से, तो उसका मतलब है कि आपको खाना बहुत पसंद आया। तो आपको ये माइंडसेट कैसा लगा? कि ये माइंडसेट हर रेस्टोरेंट में होना चाहिए ऐसे कि हर के अपने अपने अलग अलग नियम होने चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट पे। आप रेस्टोरेंट में तो शोर मचा के नूडल खा सकते, लेकिन आप सड़क पे चलते हुए बर्गर नहीं खा सकते। चलते फिरते खाने में जापानी भाषा में इकुई कहते हैं। इसका मतलब होता है बेहद खराब तमीज यानी कि बहुत ही बुरा बिहेवियर। जापान में भोजन का सम्मान किया जाता है। अगर आप स्ट्रीट फूड खरीदते हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप स्टॉल के बगल में शांति से खड़े होकर उसे खत्म करेंगे, ना कि उसे चलते हुए खाएंगे। टोक्यो में मॉर्निंग रश ओवर दुनिया का सबसे खतरनाक कम्यूट है। जब स्टेशन अपनी 200% कैपेसिटी पर होता है तो दरवाजे बंद करने का काम एकदम नामुमकिन है। तो इधर एंट्री होती है ओसिया यानी कि प्रोफेशनल ट्रेन पुशर। सफेद दस्ताने पहने हुए कर्मचारी पूरी ताकत लगाकर लोगों को ट्रेन के अंदर ठूस देते हैं ताकि दरवाजे अच्छे से बंद हो पाए और समय पे ट्रेन अपने वहां से निकल पाए। आपको तो पता ही है जापान में ट्रेन लेट होना कितना बड़ा इशू होता है। तो अब आते हैं हमारे फाइनल फैक्ट पे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मोटा होना गैर कानूनी है इस देश में, तो मैं बात कर रहा था जापान की। 2008 में जापान ने एक मोटापा लॉ पास किया था। उस कानून के अनुसार 40 से लेकर 74 के एज के बीच की हर जापानी नागरिक की कमर का नाप लेना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए लिमिट है 33.5 इंच और महिलाओं के लिए है 35.4 इंच। अगर आप इस लिमिट को पार करते हैं तो यहाँ आपको गैर कानूनी माना जाता है। हालांकि आप उसे जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन आपको मैंडेटरी सरकारी डाइट क्लासेस लेनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों का वजन कंट्रोल नहीं कर पाती तो उस कंपनी को लाखों डॉलर का भारी भरकम फाइन पे करना पड़ सकता है। यही रीजन है कि जापान दुनिया के सबसे फिट देशों में से एक है, जूते उतारने से लेकर वजन कंट्रोल करने तक। क्या आपको ये सब जापान के बारे में पता था? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करनी है या फिर मैं अलग तरीके से एडिट करूं या फिर किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए बाय।